हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका हमने ऑलरेडी एक पार्ट जो है वो देख लिया है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाला, तो प्लीज जाके वो वीडियो देखें जिसमें हमने डिस्कस किया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, फेरिंग्स, ठीक है, और इंटरनल में हमने डिस्कस किया है फिर लैरिंग्स और ट्रकिया, ठीक है। तो यहाँ तक हम अभी तक कवर कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। तो लंग्स ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इनको हम बोलते हैं कि ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इनटू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे लंग्स में ही हम देखते हैं ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स का नेटवर्क है, और इनसाइड द लंग्स यहीं पे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में हम देखते हैं एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे एल्वियोलाइस है, एल्वियोलसेस है, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज नथिंग बट दैट इज लंग्स, ठीक है। अब लंग्स क्या है? बेसिकली ये पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। सो पेयर में है, मतलब 2 नंबर में है, द लेफ्ट वन एंड द राइट वन, ठीक है। स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक इसका नेचर होता है, ठीक है। और ऐसे ये 2 लंग्स हमको देखने को मिलते हैं इनटू द थोरैसिक कैविटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लंग्स है, ये लंग्स हर एक लंग, ईच लंग इज कवर्ड बाय आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। तो हर लंग हम देखते हैं एक आउटर कवरिंग से कवर है जिसको प्लूरा बोलते हैं, और ये प्लूरा 2 लेयर से बना होता है। मतलब ईच लंग इज कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड एज प्लूरा। तो ये एक लंग का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये एक लंग हो गया, इसके आउटर एक कवरिंग है, ये ब्लैक कलर में हम दे रहे हैं, ये इनर लेयर हो गई, ठीक है, जिसको विजरल प्लूरा बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज विजरल लेयर और विजरल प्लूरा, ठीक है। दूसरा इसी के ठीक ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर और पैराइटल प्लूरा, ठीक है। सो दिस वन इज पैराइटल प्लूरा, और दोनों को मिला के बोला जाता है प्लूरा। और ये जो दोनों लेयर है इनके बीच में हमें एक कैविटी देखने को मिल रही है जिसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं, और इस प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। तो बेसिकली द लंग हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग विच इज कॉल्ड एज प्लूरा, ठीक है। तो ईच लंग प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, द इंटरनल लेयर इज कॉल्ड एज विजरल लेयर एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर। अब हम देखते हैं इसके अंदर एक कैविटी है जिसमें हम देखते हैं प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लूरल कैविटी बिटवीन द टू लेयर्स एंड इट इज सिक्रीटेड बाय मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है, ये प्लूरल फ्लूइड दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी है उसमें प्रेजेंट है, और ये सिक्रीट कौन करता है? मेम्ब्रेन्स ही सिक्रीट करते हैं इस प्लूरल फ्लूइड को, ठीक है। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर होता है प्लूरल फ्लूइड का, ठीक है, या 2 मेम्ब्रेन्स का, ये क्या करते हैं? इनर लंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब कोई मैकेनिकल इंजुरी या एक्सटर्नल मैकेनिकल शॉक मिलता है बॉडी को, तो उस टाइम पे ये क्या करता है? लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। हमें बाहर से कोई धक्का मिलता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत जोर से हमारे चेस्ट पे हम देखते हैं कि प्रेशर अप्लाई होता है, तो ऐसे टाइम पे हमारी बॉडी जो है उसके अंदर ये जो लंग्स की कवरिंग है, वो कवरिंग जो है लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर। तो आप देख रहे होंगे दोनों लेयर्स के बीच में ये फ्लूइड है, तो जब बाहर से कोई धक्का आएगा तो ये लेयर ऐसे आके वापस से उसी स्टेज में आ जाएगी। तो ये जो है एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, और हमारी जो लंग्स होती है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल शॉक और मैकेनिकल इंजुरीज, ठीक है। साथ ही में हम देखते हैं जो राइट लंग और लेफ्ट लंग का ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिसिमिलर होता है। राइट लंग लार्जर होता है एंड ये 3 लोब्स में डिवाइड होता है, 1 लोब, 2 लोब एंड 3 लोब। सो इट इज स्लाइटली लार्जर एंड डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। वहीं पे जो लेफ्ट लंग है इट इज द स्लाइटली स्मॉलर एंड डिवाइडेड ओनली इनटू 2 लोब्स। तो ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है। साथ ही में जो लेफ्ट लंग है इसके अंदर हम देखते हैं एक कैविटी होती है जिसमें ये हार्ट को एकोमोडेट करता है। सो लेफ्ट लोब इज हैविंग अ कैविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एकोमोडेटिंग द हार्ट, ठीक है, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम नाम की इस कैविटी में ये हार्ट को लोकेट करने में
में हेल्प करता है। साथ ही में लंग्स ही वो स्ट्रक्चर है हम बोलते हैं जिसके अंदर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट है और इसमें एल्वियोलाई प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ईच एयर सैक जिसमें एल्वियोलाई प्रेजेंट है टर्मिनल ब्रोंकियोल के, तो हर एयर सैक में करीब करीब 10 to 12 एल्वियोलाइज जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बात करेंगे डिटेल में एल्वियोली के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो एल्वियोली का स्ट्रक्चर होता है ये कैसे दिखता है और इसके अंदर किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके बाद हम डायफ्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि डायफ्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई ये क्या स्ट्रक्चर है हम देखते हैं। लंग्स के अंदर ये जो ट्रकिया है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रकिया यानी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है और ये जो ब्रोंकीज है उसके एंड में टर्मिनल ब्रोंकी के ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एल्वियोलर सैक बोलते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाइज होते हैं। ये एल्वियोलाइज ही फाइनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए, जो थिन लाइनिंग चाहिए, वो इनके पास होती है और इसी से वो गैस का एक्सचेंज कर पाते हैं। तो बेसिकली एल्वियोलाइज आर द थिन वॉल्ड लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर। थिन वॉल्ड है, लोब्यूलेटेड यानी सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि ये दिखता है हमको जैसे कि लाइक अ बंच ऑफ अ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स के गुच्छे जैसा, अंगूर के गुच्छे जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, सो बेसिकली इट इज थिन वॉल लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर एंड लुक्स लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईच एल्वियोलस जो है वो सराउंडेड होता है बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जिसमें आते हैं दैट इज पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। तो आप देख रहे होंगे ये एक एल्वियोलाई है, तो इसमें ये जो है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी और ये CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड गैस लेके आता है किसके पास, एल्वियोलाई के पास। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से कैपिलरीज में डिवाइड होता है और कैपिलरी का पूरा नेटवर्क इसको जो है वो कवर कर देता है और फिर इधर से निकलता है पल्मोनरी वेन। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके जाता है टू द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आएगा और ये जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनेट करेगा यहाँ पे एल्वियोलाई में, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ट्रांसफर होगा इनसाइड द हार्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स जो है वो एल्वियोलाई में आते हैं और एल्वियोलाई से निकलते हैं और उनके कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है एल्वियोलाई में जहां पे मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एल्वियोलाई की। हम बात करते हैं तो एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती है वो हाईली इलास्टिक होती है और वो बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की। ठीक है, तो ये जो वॉल्स है इसकी, इसमें जो सेल्स होते हैं वो होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल और ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन जहां पे मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है विद द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। तो यहाँ पे ये लेयर हमारी एपिथेलियल सेल की लेयर है, ये एक यहाँ पे रेड कलर की हम ड्रॉ करेंगे। So this will be the basement membrane और इसी के नीचे होगा ब्लड कैपिलरी। तो इसके नीचे हमको दिखता है यहाँ पे ब्लड कैपिलरी। तो ये कैपिलरी के बीच में यहाँ पे कैपिलरी और स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, इन दोनों के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं ये हाईली इलास्टिक होती है इनकी वॉल्स और इनकी वॉल्स किससे बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से, जो कि रेस्ट कर रही होती है ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके बाद कैपिलरीज होती है उनमें और उनके थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है। फाइनली हम देखते हैं 700 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट हो सकते हैं इन अ सिंगल लंग। तो एक लंग के अंदर 700 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई कैन बी प्रेजेंट और इस पूरे एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया होता है वो अराउंड 70 स्क्वायर मीटर्स का होता है। कितना, 70 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा सरफेस एरिया हमारे एक छोटे से लंग में एल्वियोलाई कवर करता है। तो इतने ज्यादा सरफेस एरिया के कारण यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो पाता है O2 CO2 का और उसी के कारण हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है। फाइनली हम बात करते हैं डायफ्राम के बारे में। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि जो थोरैसिक कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी है इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है। डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, डोम शेप मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि बेसिकली सेपरेट करता है दैट इज थोरैसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, साथ ही में हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, सांस अंदर लेने को
और सांस बाहर लेने की ये जो प्रोसेस है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलॉन्ग विथ इंटरकोस्टल मसल, वो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में। बट यहाँ हमें डिस्कस करना है द डायफ्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज अ डोम शेप्ड मस्क्यूलर ऑर्गन, ठीक है, विच इज सेपरेटिंग द थोरैसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। एंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, इनहेलेशन, ठीक है, ऐसे टाइम पे हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इस पे प्रेशर क्रिएट होता है डायफ्राम पे। तो ये जो डोम शेप ऑर्गन, ये जो सेप्टम है डायफ्राम का, ये ऐसा फ्लैट हो जाता है, ठीक है, इट बिकम्स फ्लैट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑन इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये फ्लैट हो जाता है। जब हम एक्सहेल करेंगे, सांस छोड़ देंगे, तो ये वापस ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा और फिर से ऐसा डोम शेप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डायफ्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहाँ पे हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पूरा टॉपिक जो है ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हमको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन, जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ही जल्दी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचा पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।